हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वानी। और यहाँ पर आपको मिलते हैं पोजिशनल स्टॉक, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, मार्केट पे आउटलुक, और साथ ही आप बन सकते हैं एक ऐसे टेलीग्राम का हिस्सा जहाँ पर हम लगातार लाइव मार्केट में आपको अपना सपोर्ट देते हैं। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, हर तरीके के स्टॉक रिलेटेड क्वेरी या इंडेक्स रिलेटेड क्वेरी को हम लाइव मार्केट में आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हम आपको देते हैं एक नॉलेजेबल कंटेंट, क्योंकि हमारे इस चैनल का जो टैगलाइन है वो है ज्ञानस्य परमो धनः, यानी कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में हमने क्लियरली लिखा है कि एक ऐसा बिजनेस जो 6000 करोड़ रुपए साल भर में जनरेट कर रहा है एज अ प्रॉफिट, लेकिन उसमें से जितना उस सेल्स करता है उतना ही उसका प्रॉफिट होता है, यानी कि 100% उसकी मार्जिन है। मान के चलिए हम कोई दुकानदार है, हम कोई चीज़ 100 रुपये पर लेकर के आते हैं और उसे 125 रुपये पर बेचते हैं, तो 25% हमारी मार्जिन है। ठीक है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के लिए 100% है, यानी कि जितना ये बिजनेस करते हैं ये पूरा का पूरा इनके प्रॉफिट्स में जाता है। अब बात करते हैं टैक्स की। अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, जितने में जो भी आपका सीधे सीधे सेल्स होता है वो आपकी प्रॉफिट होती है, तो क्या आपको टैक्स भरना पड़ता है? तो ये देखिए इस कंपनी को टैक्स भी नहीं भरना पड़ता, 0% टैक्स। ऐसा कैसे? क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है और एक तरह से ये रेलवे का डिवीजन है। लेकिन इनको टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ता उसकी अगर हम बात करें तो इसको एक छोटे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। अगर इंडियन रेलवे की मैं बात करता हूँ, इंडियन रेलवे के अलग अलग डिवीजन है। जैसे कुछ डिवीजन है जो कुछ हिस्सा है जो केटरिंग का हिस्सा है या टिकटिंग का हिस्सा है, वो IRCTC के फॉर्म में अलग से डिवाइड हो चुका है, जिसे अलग से सेपरेटली गवर्नमेंट ने लिस्ट कर दिया है। दूसरा हिस्सा आता है डेवलपमेंट का, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे जो स्टेशंस हैं उनको नया बनाया जा रहा है, वो एक अलग एंटिटी है रेलवे की। तीसरी जो एंटिटी है वो RVNL जैसी एंटिटी है, जिसको हम भागता हुआ देख रहे हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, या आप इरकॉन की बात कर लें या आप राइट्स की बात कर लें। ये भी सारी रेलवे की सब्सिडरी हैं, यानी कि रेलवे के अंडर ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, जहाँ पर पे कुछ ना कुछ रेलवे से रिलेटेड ये काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें RVNL की, तो RVNL का काम है आपके गॉजिंग करना, यानी कि जो डबलिंग करना, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको डबल करना या इलेक्ट्रिफिकेशन करना या मॉडिफिकेशन करना, या इस तरीके से जो काम है इंफ्रा पे एक तरह से हेल्प करने वाला जो काम है वो RVNL का है। बहुत बड़ा काम है। और डेवलपमेंट यानी कि स्टेशन को बनाने के लिए एक अलग से एंटिटी है जिसको अभी लिस्ट नहीं किया गया है। इरकॉन का भी इसी तरीके का काम है, लेकिन इनका मेनली काम आप बोल सकते हैं कि इनका भी कुछ इसी तरीके का काम है, ये भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। और राइट्स जो है वो एक तरह से कंसल्टिंग करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के लिए कंसल्टेशन का काम करती है। और इंडियन रेलवे सिर्फ इंडिया में, यानी कि जो एंटिटी सेपरेटली लिस्टेड हैं, ये इंडिया से बाहर के भी प्रोजेक्ट्स लेती हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो अफ्रीका या श्रीलंका जैसी जगहों के भी प्रोजेक्ट्स ये उठाती हैं और उन पे काम भी करती हैं। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें एक हिस्सा हम जो बात कर रहे हैं आज वो है IRFC। तो IRCTC डेवलपमेंट के लिए मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, फिर राइट्स। तो इतने सारे इनके अलग अलग आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस एक डिवाइड कर दिए गए, सबका काम अलोकेटेड है। और एक बचता है जो ऑपरेशन, यानी कि जो ट्रेन चल रही है उससे जो बिजनेस आ रहा है, वो पूरा का पूरा एक अलग डिवीजन है। करेक्ट? तो उसकी भी कोई बात नहीं, उसका कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा हमने IRCTC को जाता हुआ देखा है, जिसमें कुछ ट्रेन्स IRCTC के पास प्राइवेटली है, बाकी सब कुछ गवर्नमेंट का ही रेल है, या उसको चलने से ट्रेन है जो उसके चलने से जो भी प्रॉफिट होती है, टिकटिंग बिजनेस जो हो रहा है वो गवर्नमेंट ही देखती है। तो इतने सारे एंटिटीज से ये ऑलरेडी टैक्स ले रहे हैं। जो टिकट ऑलरेडी हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे टैक्सेशन, IRCTC टिकट बेच रही है वहाँ टैक्सेशन, या बाकी जो एंटिटीज़ भी काम कर रही हैं उनसे भी टैक्सेशन। लेकिन जो IRFC है उससे टैक्सेशन अभी गवर्नमेंट नहीं लेती है। अब इसमें क्या अलग है ये देखिए। IRFC का काम ये है कि अगर RVNL को कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है,
बहुत ध्यान से समझिएगा, आरवीएनएल को किसी स्टेशन को मॉडिफाई करना है या गॉजिंग करनी है या डबलिंग करनी है रेलवे ट्रैक्स की, या फिर कुछ नए ट्रेन्स का प्लान है, या इरकॉन को कोई भी काम है, तो इनको चाहिए होता है फंड। अब ये फंड आएगा कहाँ से? ये फंड आएगा मार्केट से, या तो गवर्नमेंट जीसैक पेपर्स जनरेट कर सकती है, या फिर इंडियन रेलवे को क्या करना होगा, अपने एलोकेशन, अपने बजट एलोकेशन से इनको फंड देना होगा। तो इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। तो आईआरएफसी एक तरह से इनके फाइनेंस को देखती है कि आपको पैसा मैं दिला के लाऊंगी। अब आईआरएफसी क्या करती है कि मार्केट में जा कर के ढूंढती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमें पैसा दे सकते हैं, और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है या गवर्नमेंट की ही कंपनी है, इसे बहुत सस्ते रेट्स में क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। जैसे 5%, 6%, इस तरीके के 7%, इस तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑन एन ईयर इनको पैसा मिल जाता है, और इस पैसे को ये दे देती है आरवीएनएल जैसी कंपनी को, जिन्हें आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को अपने फिजिकल डेफिसिट में से कुछ नहीं देना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड पैसा होता है। वो चाहती है कि कहीं और से पैसा आ जाए और उस पैसे से काम भी हो जाए और हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे दें। तो उनके फिजिकल डेफिसिट पर कोई खास बड़ा भार नहीं आता है। और इसके साथ साथ जो आईआरएफसी है वो इसमें अगर 7% पे उन्होंने पैसा लेकर के आया, तो इसमें वो थोड़ा बहुत अपना मार्जिन ऐड कर लेते हैं, 1%, 2%, और इसके साथ साथ ये पैसे को आगे बढ़ा देते हैं। अब इनका एनपीए बन नहीं सकता, ये जो भी फाइनेंस कर रहे हैं ऐसा नहीं कि इनका पैसा वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, और ये कंपनी खुद भी गवर्नमेंट की है। तो कल को अगर आरवीएनएल प्रोजेक्ट से पैसा वापस नहीं दे पाती है, तो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोलेगी कोई बात नहीं, हम आपको इसका पैसा दे देते हैं। तो इनके एनपीए कभी नहीं बन सकते। जो एनबीएफसी कंपनी, उसकी सबसे बड़ी जो चिंता होती है बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी की, कि एनपीए ना बने। तो आईआरएफसी का कभी एनपीए नहीं बन सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और काम भी गवर्नमेंट वाले ही दूसरी सब्सिडरीज के लिए कर रही है, तो एनपीए कभी नहीं बन सकता। अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% है। अब मार्जिन 100% कैसे हो जा रहा है? क्या इनको कोई खर्चा नहीं है क्या? तो अगर मैं आपको बता दूं तो आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ 35 से 40 ही एम्प्लॉयज़ हैं। एक्यूरेट बोला जाए तो 37 के आसपास हैं, जो कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 35 से 40 ही एम्प्लॉयज़ आईआरएफसी के पास में हैं, और इनकी ही सैलरी इनका खर्चा है। तो इतना छोटा सा अमाउंट निकालना इतने बड़े बिजनेस से कोई बड़ी बात नहीं है। 35-40 लोगों की सैलरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस में जो आ सकता है। तो 35 से 40 लोग ही सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एक होटल के बेसमेंट में, दिल्ली का एक होटल है उसके बेसमेंट में इनका ऑफिस है, वहाँ पर पे ये काम करते हैं। तो कोई बड़ा डिवीजन नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर रही है, तो इतने लोगों में इसका काम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आईआरएफसी एक ऐसा सब्सिडरी, एक ऐसा डिवीजन है इंडियन रेलवे का, जो फाइनेंसिंग करती है किसके लिए? आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स, या ये जो डेवलपमेंट वाली जो अलग से एक सब्सिडरी है, इनके लिए ये फाइनेंसिंग करती है। मार्केट से ये पैसा लेकर के आती है सस्ते से सस्ते दामों पर, और इनको ये रेंट कर देती है, लेंडिंग कर देती है, इनको पैसा दे देती है, और जब इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ये अपनी कमाई से वापस इनको पे बैक कर देते हैं, और इसी प्रोसेस में ये कुछ ना कुछ पैसा अपने लिए कमा लेते हैं। तो अगर हम, जैसा हमेशा से सुनते हैं कि इंडियन रेलवे लॉस में है, तो आप अगर सोच रहे होंगे यार इंडियन रेलवे अगर प्रॉफिट करती नहीं तो आईआरएफसी को खरीद के क्या फ़ायदा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसीलिए सारे डिवीजन को अलग अलग कर दिया है, और उनमें से कई सारे डिवीजन प्रॉफिट मेकिंग हैं। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो पैसेंजर्स को बहुत सस्ते दामों में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे इंडियन रेलवे नहीं कमा सकती। लेकिन अगर इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स को देखा जाए, इन सब्सिडरीज को देखा जाए, तो इंडियन रेलवे कमाती है। आईआरसीटीसी कमा रही है, जिसको लिस्ट कर दिया गया और लोग खुशी खुशी लिए, रिटर्न भी ज़बरदस्त आया। आरवीएनएल को अलग से लिस्ट किया, इरकॉन को अलग से लिस्ट किया, राइट्स को अलग से लिस्ट किया, और आईआरएफसी को भी अलग से लिस्ट किया। तो इनके 37 ही एम्प्लॉयज़ हैं, कोई खर्चा नहीं है। एक बेसमेंट में एक कंपनी काम करती है होटल के, कोई खास वहाँ पे भी खर्चा नहीं है। इसीलिए इस कंपनी का जो भी पैसा आता है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट्स में आता है, और टैक्स नहीं लेती है सरकार, क्योंकि बाकी जो एंड्स हैं इंडियन रेलवे के, वहाँ से टैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट को आ रहा है। और जितनी भी ये जो सब्सिडरीज हैं, ये सब कुछ जो लिस्टेड हैं, वो सबकी सब डिविडेंड्स देती हैं, तो गवर्नमेंट डिविडेंड के फॉर्म में भी इनसे प्रॉफिट लेती है। तो एक तरह से ये एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आपको बहुत बड़ा कुछ होता नहीं दिखेगा, लेकिन ये स्लाइटली अपने लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा करके ले जाते हैं। तो अगर ये कंपनी कमाती है, देखिए यहाँ पर सेल्स 5932, तो 80 करोड़, 23 करोड़, 9 करोड़, 28 करोड़, ये इनके खर्चे हैं। बाकी का पूरा इनका क्या बन जाता है? प्रॉफिट।
टैक्सेशन ज़ीरो है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे कोई बदलाव आपको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।